माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंपास विद लेंस। बच्चों, आज हम सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स का पार्ट 2 करेंगे। फर्स्ट पार्ट अगर आप लोगों ने मिस कर दिया है तो पहले आप फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिए, क्योंकि सेकंड पार्ट आपको तभी क्लियर होगा। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। बच्चों, अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के बारे में सीखेंगे। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर खाने का है, कोई भी सामान अगर खाने का है, टेबल आइटम है, तो उसके कलर, उसकी शेप, टेस्ट और कई बार टेक्सचर से हम उसका, जैसे टेक्सचर में भी क्या चीज़ हो गया कि वो कैसा है, हार्ड है या सॉफ्ट है। जैसे कोई फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, उसमें हम टेक्सचर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो खाना बना हुआ है तो उसमें हम टेस्ट, शेप, कलर के थ्रू बता सकते हैं। तो उसी से तो हम पहचानते हैं और उसी के बारे में हम बताते हैं कि अगर हमने आपसे पूछा भाई छोले भटूरे कैसे होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? भटूरे वाइट कलर के गोल गोल शेप में होते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो इसमें क्या कवर हुआ? हमारा शेप हो गया, कलर हो गया, टेक्सचर हो गया। और छोले ब्लैक कलर के, कई बार येलो कलर के भी होते हैं। तो आपने इस सब को कैसे पहचाना? उनकी शेप, टेस्ट, कलर, टेक्सचर के थ्रू आपने पहचाना। और कई बार हम स्मेल से भी बता देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई सामान है तो हम उसे कैसे पहचानेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। हाउ वुड यू डिसाइड एन एप्पल? आप डिस्क्राइब, हाउ वुड यू डिस्क्राइब एन एप्पल? आप एप्पल के बारे में कैसे बताएंगे? आप एप्पल के बारे में उसके साइज, शेप, कलर और कई बार उसकी स्मेल के देखकर ही हम बता सकते हैं। साइज, शेप, कलर, टेक्सचर में भी वो हार्ड होता है, सॉफ्ट है, ये स्मूथ है यानी चिकना है, या खुरदुरा है, रफ है। और स्मेल आर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर क्या हो गया? कोई भी सामान। ऑल मैटर्स कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय सच प्रॉपर्टीज़। इन्हीं सब के थ्रू, ये जो ऊपर हमने पढ़ा, इन्हीं सब के थ्रू आप किसी भी मैटर को डिस्क्राइब करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। द प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल डिसाइड वॉट थिंग्स वी कैन मेक आउट ऑफ दैम। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट मेक टूल्स आउट ऑफ रबर। हम किसी भी टूल को रबर का नहीं बनाएंगे। अब जैसे हैमर होता है, हैमर बोलते हैं हथौड़े को। अगर वो लोहे का बना होता है, लकड़ी का उसका हैंडल होता है, लेकिन अगर उसे रबर का बना देंगे तो क्या वो काम कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। क्या वो किसी चीज़ को, उसको आप यूज़ कर पाएंगे किसी चीज़ को ठोकने में, लगाने में? ठीक है, क्योंकि वो हार्डनेस उसमें नहीं आएगी। वी कैन नॉट मेक कुकिंग यूटेंसिल्स आउट ऑफ वुड। यहाँ पर बोला गया है कुकिंग यूटेंसिल्स वुड के नहीं बने हुए होते हैं। लेकिन बच्चों, आपने घरों में देखा होगा वुड के बर्तन होते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कुकिंग की, जो गैस पर बनाया जाता है सामान रखकर। जैसे कुकिंग वेसल हो गया, कढ़ाई हो गया, तवा हो गया जिस पे चपाती बनाते हैं, तो ये सब वुड के नहीं बनेंगे। क्योंकि वुड के किस लिए नहीं? क्योंकि उनमें आग लग सकती है। लेट अस स्टडी सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब उसमें भी हम आगे कैसे कैसे किसी भी सामान को हम कैसे पहचानेंगे? अपीयरेंस, यानी वो दिखाई कैसे देता है, दिखता कैसे? तो पेपर लुक्स डिफरेंट फ्रॉम क्लॉथ। एक पेपर कपड़े से बिल्कुल अलग दिखाई देगा। वुड जो होगा वो आयरन से अलग दिखाई देगा, लोहे से अलग दिखेगा। आयरन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर। अब यहाँ आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम, इनसे अलग दिखाई देगा। आयरन तो आपने देखा होगा बहुत रफ होता है, ब्राउनिश कलर का होता है, कई बार उस पर रेडिश कलर की लेयर भी आ जाती है, और वो कई बार ब्लैकिश कलर का भी दिखता है। तो कई तरीके के हमारे को वो दिखाई देता है। लेकिन कॉपर अलग चीज़ हो गई और एल्यूमिनियम भी अलग चीज़ हो गई। एट द सेम टाइम देयर आर सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन कॉपर, आयरन एंड एल्यूमिनियम। लेकिन कई बार वो कुछ उसमें सिमिलैरिटीज़ भी आ जाते हैं दैट आर नॉट देयर इन वुड और पेपर। इन सब में, क्योंकि ये मेटल होगा, लेकिन अगर हम वुड से और पेपर से इन सब को कंपेयर करेंगे तो वो इनसे बिल्कुल अलग दिखाई देंगे। मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस। तो हमें इससे क्या पता चलता है? कोई भी मटेरियल है तो वो
हम उसको देखकर ही हमें पता चलता है कि वो किस चीज़ का बना है, तो उसमें क्या हम चेंजेस आ सकती हैं कि वो पेपर का है तो वो कैसा होगा, कपड़े का है तो कैसा होगा, लकड़ी का है तो कैसा होगा, और अगर किसी मेटल का बना हुआ है तो कैसा होगा, हम उसी से पहचानते हैं। नेक्स्ट इज लस्टर। लस्टर मतलब होता है चमक। किसी भी चीज़ में चमक होती है तभी तो हम उसे पहचानते हैं कि इसमें चमक आ रही है, शाइनिंग आ रही है, और कोई चीज़ रफ है तो हम उसको देखकर पहचान लेते हैं। अ मेटल स्पून शाइन्स वेयर एज अ वुडन स्पून डज नॉट शाइन। एक मेटल की स्पून यानी स्टील की स्पून आप देखेंगे अपने घरों में तो स्टील की स्पून कितनी शाइन करती है, लेकिन वहीं पर अगर वुड की, लकड़ी की स्पून है तो उसमें बिल्कुल भी शाइन नहीं होगी। सिल्क क्लॉथ में शाइन जितनी होती है वूलन क्लॉथ में उतनी शाइनिंग नहीं होगी। वी से दैट मेटल हैज़ मोर लस्टर। तो हमें उससे क्या पता चलता है, तो मेटल में ज़्यादा लस्टर होता है यानी शाइन। लस्टर का मतलब होता है बच्चों शाइनिंग, जबकि वुड में शाइनिंग नहीं होती है, तो वुड के कंपैरेटिव मेटल ज़्यादा शाइनफुल होता है, और सिल्क वूल के कंपैरेटिव सिल्क ज़्यादा शाइनिंग देता है। एक आयरन रॉड, एन आयरन रॉड मे नॉट अपीयर लस्ट्रस। एक आयरन रॉड जो होती है, लोहे की रॉड है, उसमें चमक दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना, उसमें इतनी चमक नहीं दिखाई देगी जितनी कि आपको स्टील में या कॉपर में दिखाई देती है। बट लेकिन अगर उसे सैंड पेपर से हम उसको, उसके ऊपर की लेयर को रिमूव कर देते हैं तो वो भी चमकने लगता है। कुछ मेटल्स जो होते हैं वो अपनी चमक को खो देते हैं, लूज देयर लस्टर, चमक को खो देना। वो चमक को खो देते हैं जब वो एयर में, बाहर मॉइस्चर में पड़े होते हैं, ठीक है। आप कभी किसी लोहे की सामान को बाहर छोड़ देंगे तो वहाँ एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में वो आएगा तो वो उसकी शाइनिंग ख़त्म हो जाएगी। तो अब सेकेंड हमारा क्या रहा, मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लस्टर। चमक के बेस पर भी हम मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। थर्ड इज टेक्सचर। टेक्सचर यानी वो किस तरीके का बना हुआ है। डिफरेंट मटेरियल्स फील डिफरेंट। हम किसी भी सामान को फीलिंग करके भी पता कर सकते हैं। कई बार हम मार्केट में फैब्रिक लेने जाते हैं, क्लॉथ लेने जाते हैं, तो हम उसको हाथ लगा कर देखते हैं, टच करके देखते हैं कि वो कितना ही स्मूथ है, कितना रफ है, तो हमें उससे उसकी क्वालिटी का भी पता चल जाता है। डिफरेंट मटेरियल्स फील डिफरेंट व्हेन यू टच दैम, दैट इज़ दे हैव डिफरेंट टेक्सचर, क्योंकि उनके अलग अलग टेक्सचर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेटल हार्ड और स्मूथ होता है। मेटल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और स्मूथ, कई बार आप उसको हाथ से टच करेंगे, अपने हैंड को उसके ऊपर टच करेंगे तो आपको वो चिकना भी दिखाई देगा, फील होगा। वेयर एज वूल इज़ सॉफ्ट एंड रफ। लेकिन वूल क्या होगा, मेटल के कंपैरेटिव में वूल सॉफ्ट होगा और रफ होगा, वो उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं होगा। सॉफ्ट मटेरियल्स कैन बी कंप्रेस्ड। अब सॉफ्ट मटेरियल को हम दबा भी सकते हैं, वो ईजीली दब सकते हैं और उनके ऊपर स्क्रैच भी आ सकते हैं। जैसे स्पॉन्ज हो गया, फॉर्म हो गया, ठीक है। आप स्पॉन्ज को, फॉर्म को दबाएंगे, बटर को दबाएंगे, क्ले को दबाएंगे तो वो ईजीली दब जाते हैं। और अगर आप उनके ऊपर स्क्रैच डालेंगे, चाहे अपने नेल्स से डालेंगे या आप किसी नाइफ से डालेंगे, तो उनके ऊपर ईजिली स्क्रैच भी आ जाते हैं। लेकिन हार्ड मटेरियल डिफ़िकल्ट होता है कंप्रेस करना, यानी उन्हें दबाना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। जैसे आयरन हो गया, लोहा है, स्टील है, वुड है, पत्थर हो गया, कोई स्टोन, ब्रिक यानी ईंट हो गई, क्या आप उसे दबा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं दबा सकते हम, क्योंकि वो हार्ड मटेरियल्स में आते हैं। तो अब थर्ड में हमारा क्या रहा, मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्सचर। टेक्सचर के थ्रू हम इस मटेरियल को, किसी भी मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट। स्टेट में क्या आ रहा है बच्चों, मोस्ट मटेरियल्स कैन बी प्लेस्ड इनटू वन ऑफ द थ्री ग्रुप्स। अब थ्री ग्रुप्स में किसी भी स्टेट ऑफ मैटर, तो थ्री ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
सॉलिड क्या हो गया, बहुत हार्ड हो गया सॉलिड, किसी भी चीज़ जो हार्ड है वो सॉलिड हो गई। लिक्विड क्या है, जो बह जाते, जैसे मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया। गैस क्या है, अगर आप परफ्यूम को यूज़ करते हैं अपने रूम में, वो दिखाई नहीं दे रही है, परफ्यूम को आपने स्प्रे किया, वो दिखाई नहीं दिया, लेकिन पूरे रूम में उसकी स्मेल भी हो गई, पूरे रूम में वो फैल भी गया, तो वो गैस हो गया। अब व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द 3 स्टेट्स। अब इन तीनों स्टेट्स में डिफरेंस क्या है उसके बारे में देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। द डिफरेंस लाइज इन द वे देयर चेंज देयर, उनकी शेप और वॉल्यूम में चेंज हो जाता है। जैसे सॉलिड डू नॉट ईजिली चेंज देयर शेप और वॉल्यूम। आप टेबल है, चेयर है आपके रूम में, क्या आप उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं बिना उसको कट किए? आपने उसको इधर से उधर किया, किसी टेबल को आपने दूसरी जगह शिफ्ट किया, तो क्या उसकी शेप चेंज हो जाती है? नहीं। तो यू कैन मूव अ बॉक्स, आप किसी बॉक्स को भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, लेकिन उसकी शेप और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। लिक्विड्स चेंज शेप, लिक्विड्स में शेप तो चेंज हो जाती है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होता। वॉल्यूम से क्या मतलब हो गया बच्चों? वॉल्यूम से मतलब हो गया है, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया भी है, आप उसमें ज़रूर देखिएगा। वॉल्यूम से मतलब हो गया जो उसकी क्वांटिटी है वो उतनी ही रहेगी। अगर आपने सेम क्वांटिटी का लिया है तो वो वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा लेकिन शेप में चेंज हो जाएगा। जैसे आपने मिल्क को जग में डाला, वो जग में उतना मिल्क उसकी शेप ले लेगा, लेकिन टम्बलर यानी ग्लास में डाला तो वो उसकी शेप ले लेगा। तो शेप चेंज हो गया लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। बट यू स्टिल हैव द सेम अमाउंट ऑफ मिल्क, क्योंकि आपने जग में, टम्बलर में, फिर आपने एक बाउल में डाला तो वो उसकी शेप ले ली। आपने उसी को आपने किसी और यूटेंसिल में डाला तो वो उसने उसकी शेप ले ली। तो क्या मतलब हो गया? मिल्क का अमाउंट तो उतना ही है लेकिन शेप उसने चेंज कर ली। इट्स वॉल्यूम डज नॉट चेंज। अब गैसेस ईजीली अपनी शेप और वॉल्यूम को चेंज कर सकती हैं। जैसे मैंने आपको परफ्यूम का भी एक एग्जाम्पल बताया है। और दूसरा आ रहा है फुटबॉल में, अगर आप एयर भरते हैं, पंप करते हैं, तो एयर उस फुटबॉल के अंदर उतनी शेप ले लेगा, ठीक है ना। और लेकिन उसकी जो वॉल्यूम होगी वो भी चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगी चेंज? क्योंकि बाहर जो एयर है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है लेकिन फुटबॉल के अंदर उसने कम स्पेस ले लिया। क्लियर हो गया बच्चों? नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट कैसे होती है? बच्चों, हम सबको पता है कि कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऑब्जेक्ट मॉलिक्यूल से ही बना हुआ होता है। तो ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस अट्रैक्ट ईच अदर। ये मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन सबका अरेंजमेंट अलग अलग होता है। कोई बहुत पास पास होते हैं, कोई थोड़ा दूर दूर है और कोई बहुत ज़्यादा फ्री मोशन में है। तो इसीलिए द 3 स्टेट ऑफ मैटर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैम। अब 3 स्टेट कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग हैं क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट अलग अलग है, इसी वजह से। अब इसे समझने के लिए हम बहुत इजी वे में समझेंगे। इन सॉलिड में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड से मतलब बहुत पास पास होते हैं, उनके बीच में गैप नहीं होता। दे अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली, और वो एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली या बहुत मजबूती से पकड़े हुए रहते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। The position, this force of attraction keeps them together. The position of molecules in a solid are fixed. और इसी वजह से क्या होता है, कोई भी सॉलिड है, जैसे टेबल ही हो गई, हम टेबल का एग्जांपल लेते हैं। टेबल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल पास पास और एक दूसरे को मजबूती से पकड़े हुए होते हैं, तो इसी वजह से वो सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। जो क्यों होता है? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन का उनका फोर्स चल रहा है, वो उन्हें पास रखता है।
द पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर फिक्स्ड, और इसी वजह से सॉलिड की जो पोजीशन होती है वो फिक्स होती है। आप कहीं इधर से उधर लेकर जाएंगे तो उनकी शेप नहीं बिगड़ेगी, ना वो फ्लेक्सिबल मोड में होते हैं। They can only vibrate about their fixed position. This is why solid have definite shape and volume, और इसी वजह से उनकी definite shape और volume होती है। Since it is difficult to make the molecules move away from each other, solids are rigid and hard. अब जब हमें पता चल गया कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं, इसी वजह से उनमें हार्डनेस भी होती है, इसीलिए सॉलिड हार्ड होते हैं और फ्लेक्सिबल नहीं होते। इन लिक्विड्स, अब लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड की तरह बहुत पास पास नहीं होते, वो थोड़ा थोड़ा सा लेस उसमें टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा सा दूरी पर होते हैं और उनके बीच में स्पेस होता है। सिंस द मॉलिक्यूल्स आर फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर, अब मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड के होते हैं उनसे वो थोड़ा सा दूर दूर रहते हैं। दे डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर सो स्ट्रांगली, और वो इसी वजह से एक दूसरे को बहुत टाइटली पैक्ड नहीं रखते हैं और ना ही वो अट्रैक्ट करते हैं। द पोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर नॉट फिक्स्ड, इसी वजह से क्या होता है, जो पोजिशन होती है मॉलिक्यूल्स की लिक्विड में वो फिक्स नहीं होती है। द मॉलिक्यूल्स कैन मूव अराउंड विद इन द लिक्विड, लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं, वो हमें दिखाई तो देते नहीं है, लेकिन हमें केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसे समझना है। तो वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के जो लिक्विड होते हैं वो मूव करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके बीच में स्पेस होता है और वो इसी वजह से एक दूसरे से इधर उधर मूव करते रहते हैं। लिक्विड्स आर नॉट रिजिड, अब लिक्विड्स ना तो रिजिड होते हैं यानी हार्ड तो होता ही नहीं है, और ना ही उनकी कोई डेफिनेट शेप होती है। क्यों नहीं होती है? जैसे सॉलिड में बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में वो टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, तो इसीलिए उनकी कोई शेप नहीं होती। लेकिन अब गैसेस आ रही है बात में, तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं। और जैसे अब इसी में मैं लिक्विड का एक और चीज़ बता देती हूँ, लिक्विड अगर गिर जाता है तो उसका वो इधर उधर कोई भी शेप ले लेता है, बह जाता है, और ऐसे ही गैसेस में होता है। गैसेस में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता, इसी वजह से दे मूव अराउंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और इसी वजह से वो पूरी जगह पर, पूरे जो भी एरिया है वो चारों तरफ फैल जाती हैं। जैसे परफ्यूम का ही है, परफ्यूम आपने यूज़ किया है, स्प्रे किया, तो परफ्यूम आपने अगर एक रूम में स्प्रे किया है और वो भी एक कॉर्नर में किया है, लेकिन उसमें जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने दूर दूर हैं और वो फ्रीली सस्टेन करते हैं, तो वो पूरे एरिया में, उस रूम में पूरे में फैल जाते हैं, इसीलिए उसकी स्मेल आती है, फ्रेग्रेंस आती है, और कई बार वो बाहर भी आ जाती है। ठीक है ना? तो हैंस अ गैस हैज़ नो फिक्स्ड शेप, इसीलिए इनकी कोई शेप नहीं होती, ना ही कोई वॉल्यूम होता है। द मॉलिक्यूल्स मूव अराउंड इन द फुल स्पेस अवेलेबल ऑफ टू देम, जो भी गैस के लिए जो भी जगह मिली हुई है वो वहाँ पर इसीलिए पूरे में फैल जाते हैं। That is why a gas fills up the space available to it. वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, क्योंकि इसी वजह से गैस पूरे स्पेस में जहाँ पर है वो सब जगह भर जाती है या फैल जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर के अंदर घुलना, जो हम बोलते हैं ना कि हमने सॉल्ट को घोल दिया, तो सॉल्युबिलिटी। तो वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी से क्या मतलब आ गया? वी से दैट शुगर हैज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर, एक्चुअली वाटर कॉजेज ऑल मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड पीस ऑफ शुगर टू ब्रेक अपार्ट। द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स व्हेन सेपरेटेड आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी दैम। वी से दैट शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब बच्चों होता है, जैसे हम बोलते हैं कि हमने पानी के अंदर शुगर को घोल दिया है, ठीक है, हम यही बोलते हैं, लेकिन अब क्या मतलब है इसका? वाटर फोर्स करता है शुगर को
टुकड़ों में करने के लिए, यानी उनके जो शुगर के दाने होते हैं उसको ब्रेक करने के लिए फोर्स करता है। और वो इतने छोटे छोटे हो जाते हैं, एक टाइम में वो इतने छोटे छोटे ब्रेक होने के बाद वो हो जाते हैं कि वो हमें अपनी आईज से दिखाई नहीं देते, जबकि वो वाटर के अंदर ही होते हैं। और हम क्या बोलते हैं, शुगर वाटर में डिज़ोल्व हो गई है, यानी घुल गई है। तो इसीलिए हम इसको सॉल्युबल बोला जाता है, सॉल्युबल बोलते हैं। अब इसी एक्टिविटी को आप सॉल्ट, सैंड, सॉडस्ट होता है बच्चों, जो वुड को हम यूज़ करते हैं, वुड को जब घिसते हैं तो उसका जो बुरादा निकलता है, यानी जो वेस्ट निकलता है, उसे सॉडस्ट बोलते हैं। और चॉक पाउडर, क्या ये सब भी सॉल्युबल हैं? सॉल्ट तो सॉल्युबल है क्योंकि वो सॉल्ट घुल जाता है और हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन सैंड, रेत हो गया या सॉडस्ट हो गया, चॉक पाउडर हो गया, ये सब कुछ भी नहीं वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, यानी घुलते नहीं हैं। अब इसी में एक और हम लेते हैं, टेक वाटर इन अ ग्लास टम्बलर। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है वो मिसिसिबल और इमिसिसिबल का आ रहा है, ठीक है। ऊपर था सॉल्युबल और इनसॉल्युबल का, यहाँ पर अब यहाँ पर आ रहा है मिसिसिबल और इमिसिसिबल। मिसिसिबल होता है जो वाटर के अंदर घुल जाते हैं, और इमिसिसिबल का मतलब होता है जो वाटर में घुलते नहीं हैं। टेक वाटर इन अ ग्लास टम्बलर। ग्लास टम्बलर यानी कांच के एक ग्लास में आप पानी लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा मिल्क ऐड कर देंगे और उसको स्टीयर करेंगे। स्टीयर मतलब उसको चलाना यानी घोलना। अब कुछ देर तक हम उस टम्बलर को ऐसे ही रख देंगे। क्या आप देखेंगे कि वाटर और मिल्क अलग अलग हो गए हैं या वो मिक्स ही हैं एक दूसरे में? बता सकते हैं? यस, वो मिक्स हो चुके हैं एक दूसरे में। हमें ना मिल्क और वाटर हमें अलग अलग दिखाई नहीं देता। लेकिन अब दूसरे में ही हम लेते हैं, वाटर लेंगे और कोकोनट ऑयल लेंगे। कोकोनट ऑयल लो, मस्टर्ड ऑयल लो, सरसों का तेल लो, या कोई भी किसी भी तरीके का ऑयल लो। इसी तरीके से हम उसको पानी में दोनों को एक साथ मिक्स करेंगे, पानी और कोकोनट ऑयल को। अब आप क्या देखते हैं उसमें, ऑब्जर्व क्या करेंगे, वाटर और कोकोनट ऑयल एक दूसरे में अलग दिखाई दे रहा है, अलग अलग लेयर हो गई है। कभी अगर आपने नहीं किया हो तो ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर करके देखिएगा, क्योंकि इसमें ऑयल, किसी भी तरीके का ऑयल पानी में आप डालेंगे तो पानी अलग होगा और ऑयल की लेयर अलग आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही आप सनफ्लावर ऑयल, लेमन जूस, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, इसका भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक टेबल में नीचे दे रखा है, इसमें मिल्क तो हमारा मिसिसिबल होता है क्योंकि वो घुल जाता है, और हमारा लेमन जूस जो नींबू का रस होता है, लेमन जूस होता है, वो भी तो पानी में घुल जाता है, हमें नहीं दिखाई देता है ना। बाकी सब जितने भी ऑयल हैं, क्योंकि केरोसिन ये भी ऑयल ही है, केरोसिन ऑयल भी इमिसिसिबल में ही आता है। लिक्विड्स विच मिक्स विद ईच अदर। अब ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक का ये आपकी डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं। लिक्विड्स विच मिक्स विद ईच अदर आर कॉल्ड मिसिसिबल लिक्विड्स। जो लिक्विड्स एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं मिसिसिबल बोला जाता है, लेकिन जो मिक्स नहीं होते हैं उन्हें इमिसिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं। गैसेस सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ऑल्सो स्लाइटली सॉल्युबल। अब इसमें गैसेस में भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में घुले हुए होते हैं। मैंने आपको पीछे चैप्टर में भी बताया था कि वाटर कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, और दोनों ही गैसेस हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये इसका मतलब हुआ है कि वाटर के अंदर ही सॉल्युबल होते हैं, यानी घुल जाते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर ब्रीथ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। जो पानी में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है उसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, और जो पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है प्लांट्स उसको फोटोसिंथेसिस के टाइम पर यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सम गैसेस, लेकिन कुछ गैसेस होती हैं जैसे कि नाइट्रोजन होती है, वो वाटर के अंदर घुलती नहीं है, ये इनसॉल्युबल होती है वाटर में। तो क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि विच गैस इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, तो नाइट्रोजन।
थस अब हमें क्या कंक्लूजन निकला? अब हमारे लिए कंक्लूजन निकला कि मैटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप जो भी अब तक आपने पढ़ाई करी है, जो भी आपने समझा है, वो आपको सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी। डेंसिटी से मतलब होता है बच्चों हैवीनेस। हम किसी भी चीज़ को उसकी डेंसिटी से भी तो मेज़र करते हैं, है ना। उसको तभी पहचानते हैं कि ये लाइट वेट का है या हैवी वेट का है। यानी वो फ्लोट कर सकता है या सिंक। फ्लोट मतलब तैरना और सिंक मतलब डूबना। इफ़ यू ड्रॉप एन आयरन नेल इन वाटर, अगर आप कोई लोहे की कील को पानी में डालेंगे, क्या वो सिंक करेगी या तैरेगी? बताएंगे। वो सिंक कर जाएगी यानी डूब जाएगी। बट लेकिन अगर आप किसी वुड को, पीस ऑफ वुड के एक पीस को आप पानी में डालेंगे तो वो तैरेगा। इफ़ यू वेट इक्वल वॉल्यूम ऑफ आयरन, वाटर एंड वुड, अगर आप इक्वल वेट का ही, इक्वल क्वांटिटी का, वेट नहीं क्वांटिटी का, इक्वल क्वांटिटी में आप आयरन, वाटर और वुड लेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? आयरन वुड से ज़्यादा और आयरन वाटर से ज़्यादा हैवी है। तो यू विल फाइंड दैट आयरन इज़ हैवीएस्ट एंड वुड इज़ लाइटेस्ट। तो क्या होगा? आयरन तो सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा, और वुड तैरेगा, फ्लोट करेगा। एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम विल बी लाइटर देन आयरन बट हैवियर देन वाटर। लेकिन इक्वल, उसी जितनी आपने क्वांटिटी ली है उसी क्वांटिटी की आप एल्यूमिनियम लेंगे तो एल्यूमिनियम आयरन से ज़्यादा हैवी नहीं होती है, वो हल्की होती है। आयरन ज़्यादा हैवी होता है एल्यूमिनियम से, लेकिन एल्यूमिनियम वाटर से हैवी होता है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, एल्यूमिनियम आयरन से हैवी नहीं होता है लेकिन वाटर से हैवी होता है। तो क्या होगा? आयरन तो डूब जाएगा लेकिन वाटर के अंदर एल्यूमिनियम भी डूब जाएगा क्योंकि ये वाटर से हैवी है। इट विल सिंक इन वाटर एन इक्वल वॉल्यूम। अब इतनी ही इक्वल वॉल्यूम का अगर आप कॉटन लेंगे, कॉटन यानी रुई, कॉटन लेंगे तो वो वाटर में लाइट रहेगा क्योंकि कॉटन तो बहुत हल्का होता है, आप फूक से भी उड़ा सकते हैं, है ना। लेकिन उसमें क्या होगा? इट विल फ्लोट। अगर आप वैक्स पेपर पे उसको रखेंगे तो वो तैरेगा। लेकिन अगर आप उसको बिना वैक्स पेपर के यूज़ करेंगे तो क्या होगा? कॉटन तो पानी में डालते के साथ ही पूरा इधर से उधर हो जाएगा, सारा फैल जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए हम जस्ट फॉर एग्जाम्पल या एक्सपेरिमेंट वैक्स पेपर पे हम उसको रखेंगे और उसको तब देखेंगे तो वो फ्लोट करेगा। तो अब यहाँ पर हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है? द मास पर यूनिट, यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक की डेफिनेशन हो गई है स्टूडेंट्स। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज डेंसिटी। डेंसिटी अगेन हैवीनेस की बात हो रही है, वेट की बात हो रही है, ठीक है। तो अ सब्सटेंस जैसे कि आयरन और एल्यूमिनियम, ये हैवी होता है वाटर से, तो ये इसी वजह से पानी के अंदर डूब जाएगा। लेकिन सब्सटेंसेस जो कॉटन है, वुड है, ये हल्का होता है वाटर से, इसी वजह से ये वाटर में फ्लोट करेगा। ओके, तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेदर इट फ्लोट्स और सिंक इन वाटर। अब मैटर को हम एक और तरीके से कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो पानी में फ्लोट करेगा, तैरेगा या फिर डूब जाएगा। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वेदर इट्स डेंसिटी इज लेस देन और मोर देन द वाटर। अब ये भी डिपेंड किस पर करता है कि पानी से क्या चीज़ ज़्यादा हैवी और क्या लाइट है, तभी तो हमें पता चलेगा कि पानी में क्या चीज़ डूब जाएगी और क्या चीज़ तैरेगी। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी जिसमें हम बिल्कुल आर पार देख सकते हैं। ओके, अब यू कैन सी थ्रू ग्लास, आप किसी भी ग्लास के आर पार देख सकते हैं। लेकिन आप वुड या मेटल प्लेट अगर आपको दे दी जाए तो क्या आप उसके आर पार देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। पता है क्यों? दिस इज बिकॉज लाइट कैन पास थ्रू ग्लास बट नॉट थ्रू वुड और मेटल। क्योंकि ग्लास यानी कांच से जो लाइट है वो आर पार पास हो रही है, लेकिन वुड और मेटल में पास नहीं होती।
सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। अब इसमें भी 3 ग्रुप्स में हम डिवाइड करके देख सकते हैं। वो कैसे पता चलेगा? थ्रू depending on the amount. Substances are classified into 3 groups depending on the amount of light, कि लाइट कितनी पास हो रही है। जब लाइट बहुत ज़्यादा लाइट अगर पास हो रही है तो वो ट्रांसपेरेंट है, जिसमें कि हमें आर पार दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर लाइट बहुत हल्की पास हो रही है तो वो ओपेक है, यानी हमें पूरी तरीके से क्लियर बाहर का दिखाई नहीं दे रहा। ट्रांसपेरेंट में पूरी तरह से क्लैरिटी होती है। जैसे आप कार से जा रहे हैं तो कार की जो कांच की डोर होता है, ग्लास होता है, विंडो होती है, उसमें से आप बाहर का सारा देखते हुए जाते हैं, तो वो क्या है? वो ट्रांसपेरेंट हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ विंडोज़ में ग्लासेस ऐसे होते हैं कि आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं दिखाई देता, तो वो ओपेक होता है। अब आता है थर्ड हमारा जो होता है जिसमें हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो उसमें से लाइट पास नहीं हो रही है, उसे हम ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। क्लियर हो गया? ट्रांसल्यूसेंट जैसे कि वुड या मेटल, कुछ भी चीज़ हो गई। आपने अपनी कॉपी रखी, बुक रखी अपने आगे, तो आप क्या दूसरे साइड का देख पा रहे हैं? नहीं, तो वो क्या हो गया? वो ट्रांसल्यूसेंट हो गया। वी कैन नॉट सी थ्रू ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। अब कई बार कुछ ग्लासेस होते हैं जो फ्रॉस्टेड होते हैं। ग्लासेस से मतलब जैसे कि कुछ ग्लास यानी कांच होता है, तो वो विंडोज़ में लगाया जाता है जिससे कि अंदर का या बाहर का कुछ दिखाई ना दे। ठीक है, तो वो बाथरूम विंडोज़ में लगाया जाता है फ्रॉस्टेड ग्लास, जो कि ट्रांसलूसेंट होता है, जो कि आर पार दिखाई नहीं देता। अब एयर इज़ ट्रांसपेरेंट। एयर तो ट्रांसपेरेंट होती है, हमारे चारों तरफ एयर है। अभी मैं आपको बता रही हूँ टॉपिक के बारे में, तो मेरे भी चारों तरफ एयर है। आप मेरी वीडियो को देखकर पूरे अच्छे से समझ रही हैं, तो आपके चारों तरफ भी एयर है। तो क्या है, इसी वजह से एयर ट्रांसपेरेंट होता है, इसी वजह से हम अपनी चारों तरफ की चीज़ों को देखने के काबिल रहते हैं, हम देख पाते हैं। वाटर व्हेन क्लियर, जब वाटर भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल क्लियर होता है, साफ पानी होता है, तो उसमें भी हम अंदर जो नीचे पड़ा हुआ होता है, कई बार पत्थर होते हैं, कॉइन्स होते हैं, या कुछ और ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फिशेस भी हमें दिखाई देती हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट होता है वाटर भी। मैटर कैन बी क्लासीफाइड। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? तो मैटर को हम क्लासीफाई किस बेस पर कर सकते हैं? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक सिचुएशन में है, कौन सी पोजीशन में है, हम उसके बेस पर भी मैटर को क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछिएगा, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट चैप्टर तक बाय बाय।